हेलो बच्चे, आई एम उस्मानी सर और लेके आया है आपके लिए बहुत प्यारा सा, बहुत बेहतरीन सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो स्पेशली नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। वो जो प्रश्न है जो नीट के लिए कंफ्यूज करते हैं बच्चे, नीट में जो सॉल्व करते हैं उसको कुछ परेशानी आती है, उस तरह के प्रॉब्लम आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस कड़ी में टाइम को हम लोग बर्बाद किए बिना बच्चों तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये हमारा 6 क्वेश्चन है। एक बच्चे ने अपने इसमें भेजा था कि सर आप क्वेश्चंस का नंबर दे दिया करें। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आप इसको 6 कह सकते हो। इससे पहले मेरा आपने वीडियो अगर देखा है तो इसमें से 1 to 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है, आप उसको देख सकते हो। ये 6ठा क्वेश्चन है आपके सामने में। और पढ़ते हैं क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस तरह से। पॉइंट चार्जेस 9 माइक्रोकूलम each are placed along x axis at x equal to 1 2 4 8 dash 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 up to infinity. The net force on 0.1 coulomb चार्ज एट ओरिजिन इज, यानी एक्स एक्सिस में हमारा अप टू इनफाइनाइट टाइम तक पॉइंट चार्जेस मेंशन है और 0.1 कूलम चार्ज बच्चों वो ओरिजिन में है। उस ओरिजिन वाले चार्ज पे ये सारे जो फोर्सेस हैं पॉइंट चार्जेस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वो कितना फोर्स एग्जर्ट करता है, कितना फोर्स उस पर लगाता है। तो बहुत सिंपल है। इसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स का जीपी का यहाँ पे यूज़ होगा बच्चों। जो मैथ्स के बच्चे हो, जो मैथ्स बैकग्राउंड को के लिए जो स्टूडेंट है, बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, उसके लिए तो कोई बड़ी टफ चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पे जीपी इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसका एक फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ करूँगा। और बायो के जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो मैथ्स नहीं रखे हैं एक्स्ट्रा में भी, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो उनको ये याद कर लेना। इस तरह के प्रॉब्लम कुछ आते हैं नीट में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्सिस बना लेते हैं। तो बेहतर है कि इस एक्सिस को बच्चों बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों ले लेते हैं। दिस इज वाई एक्सिस एंड दैट इज एक्स एक्सिस। अब इसको हम लोग ने नाम दिया एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। कह रहा है ओरिजिन पे एक चार्ज है, उस चार्ज को हम Q ले लेते हैं और वो है 0.1 कूलम। 0.1 कूलम है, 0.1 कूलम चार्ज है एट ओरिजिन, यहाँ पे है। और ये एक्स एक्सिस में ये पॉइंट चार्जेस है जिनकी दूरियां ओरिजिन से 1 2 4 8 डैश डैश। अब बच्चों यहाँ पे मीटर अंडरस्टूड है, मीटर ये सारा जो फिगर हमारा मीटर्स में दिया गया है। आप नहीं तो इसको मेंशन कर लो क्वेश्चन में, ये मीटर में दिया हुआ है। चूँकि ऐसा यूनिट यूज़ करा हम लोगों ने यहाँ पे कूलम, तो ये दूरियां जो है हमारा मीटर में दिया हुआ है। तो चार्जेस, एक चार्ज यहाँ है Q1, इसी तरह से Q2 है, Q3 है, और इस तरह से अप टू इन्फिनिटी तक ये चार्ज गया है। और ये जो दूरियाँ हैं, जैसे Q1 के लिए मान लो ये दूरी हमारा R1 है और ये डिस्टेंस हमारा R2 है, सिमिलरली ये R3 है, और इस तरह से ये चलता जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो चार्जेस, पॉइंट चार्जेस जो मेंशन है बच्चे, वो क्या क्या मेंशन किया हुआ है। Q1 चार्ज को ले लेते हैं। Q1 चार्ज हमारा हो गया 1, और इसके लिए हमारा R1 का जो वैल्यू हो गया डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे, वो हो गया तुम्हारा सॉरी बच्चे, यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो 9 कूलम है। इनफैक्ट इतना भी यहाँ चार्जेस है, ये सब के सब 9 माइक्रोकूलम है। तो दिस इज 9 माइक्रोकूलम, ये 9 माइक्रोकूलम चार्ज है। माइक्रो को हम लोग हटा देंगे बाद में। और इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 1 मीटर है। उसी तरह से Q2 जो है वो भी हमारा 9 माइक्रोकूलम है। हर एक चार्ज 9 माइक्रोकूलम है, और इसका जो डिस्टेंस है बच्चों ये 2 मीटर है। दिस इज 2 मीटर। एंड इसी तरह से Q3 अगर लेते हैं, दैट ऑल्सो 9 माइक्रोकूलम, एंड दिस डिस्टेंस R3 इज 4 मीटर। एंड Q4 9 माइक्रोकूलम एंड R4 is
8 मीटर। इस तरह से ये अप टू इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेस हैं। हर एक पॉइंट चार्जेस का वैल्यू गिवन है, एक ही दिया हुआ है 9 माइक्रोकूलम है, और सेंटर पे या ओरिजिन पे जो चार्ज है वो है हमारा 0.1 कूलम। ये सारे पॉइंट चार्जेस पर फोर्स कितना एग्जर्ट करते हैं। तो बच्चे यहाँ हमें देखना है कि हर एक चार्जेस जो इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, हर एक का डायरेक्शन सेम है, हर एक फोर्सेस का डायरेक्शन सेम होगा। अलोंग एक्स एक्सिस सारा फोर्स लग रहा है। तो जब मोर देन वन वेक्टर्स एक पैरेलल लाइन में हो, या पैरेलल वेक्टर्स की बात अगर हम करें तो पैरेलल वेक्टर्स को हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देते हैं वेक्टर फॉर्म में। उसका जो वेक्टर एडिशन होता है तो डायरेक्ट उसको ऐड कर देते हैं, वहाँ लॉ ऑफ एडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे बच्चों हम इन सारे फोर्सेस को जोड़ने की बात करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, इसी तरह से अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा, अप टू इन्फिनिटी। तो अब ये सारे फोर्सेस में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? ये जो चार्जेस है, ये हर एक चार्ज हमारा 9 माइक्रोकूलम है, और दूसरा जो चार्ज, हर एक चार्ज जो एक चार्ज यहाँ पे इस पर फोर्स लगाने की बात कर रहा है, तो हर एक के लिए एक चार्ज 0.1 फिक्स है, और ये सारे चार्जेस का वैल्यू भी फिक्स है। तो अगर हम चार्जेस का प्रोडक्ट कहें हर एक फोर्सेस का, वो हमारा कांस्टेंट है। दूसरा जो कूलम कांस्टेंट आता है कि वो हमारा बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका, ये बात अगर समझ पा रहे हो तो हर एक फोर्स का वैल्यू सेम है, और यहाँ पे जो हमारा फोर्स है, चार्ज है ओरिजिन पे, दैट इज ऑल्सो सेम फॉर ऑल, दैट इज पॉइंट चार्जेस। तो क्या हमारा कॉमन आउट हो गया? दूसरा क्या कॉमन आउट हुआ? तो हर एक के लिए जो हमारा क्यू चार्ज है वो है 0.1 कूलम। दूसरा हर एक के लिए जो Q1, Q2, Q3 चार्जेस है वो 9 माइक्रो कूलम है, और माइक्रो को हटाना है तो 10⁻⁻6 कर देना है। यानी इस पूरे फोर्सेस के अंदर से ये फिगर हमारा कॉमन आउट हो जाएगा। अब इस फिगर को अगर हम कॉमन आउट करते हैं तो हमारे पास ये क्या रह जाएगा? F1 के लिए डिस्टेंस सिर्फ रह जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम इन फोर्सेस को थोड़ा सा दिखा देते हैं, F1 कितना हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस 0.1, और Q1 कितना हमारा 9 माइक्रो कूलम, तो 10⁻⁻6 कूलम हो गया। डिस्टेंस क्या हमारा? R1 स्क्वायर। R1 कितना है हमारा? तो R1 का वैल्यू 1 मीटर, 1 स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अगर हम F2 की बात करते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 स्टिल कांस्टेंट, 9 माइक्रो कूलम, 10⁻⁻6, एंड डिस्टेंस ऑफ Q2 है हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज 2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम F3 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 9 10⁻⁻6 एंड डिवाइडेड अपॉन Q3 के लिए हमारा डिस्टेंस है 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो बच्चों, ऊपर का जो न्यूमरेटर है हर एक फोर्सेस के लिए कॉमन आउट हो जा रहा है। तो हर एक का जो न्यूमरेटर है इसको हमने कॉमन आउट यहाँ करा। अब हमारे पास क्या रह जाएगा? अगर हम न्यूमरेटर को हमने कॉमन आउट करा तो इस फिगर में हमारा डिनोमिनेटर ये रह जाएगा, इसका ये रह जाएगा, इस तरह से ये रह जाएगा, ये चलेगा अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/8 स्क्वायर, और ये अप टू इन्फिनिटी है। ये सारे फोर्सेस जो पॉइंट चार्जेस अप टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया हुआ है बच्चों। तो ये वैल्यूज को हम लोग को सॉर्ट आउट करना है। ये जो टर्म है ब्रैकेट में, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये फिक्स टर्म है नहीं कि कहाँ तक इसको हमको ऐड करना है, ये अप टू इन्फिनिटी चला गया है। तो इसको हम लोग ऐड करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। वैसे फिजिक्स को मैं मानता हूँ कि 100% मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स का यह एप्लीकेशन है। तो थोड़ा सा मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। एनबी में आप जो बच्चे बिल्कुल नए हो देख लो, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है बच्चों, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म अगर ए है, फर्स्ट टर्म ए है, और कॉमन रेशियो अगर आर है, और आर का वैल्यू अगर लेस देन 1 है, कॉमन रेशियो का वैल्यू आर यानी लेस देन 1 वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये अप टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है फर्स्ट टर्म
अपॉन 1 माइनस आर होता है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला का यहाँ पे बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ 1/1² दैट इज 1 ही होगा, और उसके बाद हमें कॉमन रेशियो निकालना है। तो कॉमन रेशियो बच्चों मैथ्स के बच्चे जान रहे हो, कॉमन रेशियो होता है कि हर नेक्स्ट टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर देना है, तो वो कॉमन रेशियो हो जाएगा। एनी दो लगातार होना चाहिए, जैसे हमने ये दो कंसेक्यूटिव के बीच का रेशियो लिया, यानी दिस ये जो टर्म है ये इसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर देना, या फिर इन दोनों के बीच लेना है इस टर्म को इसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर देना, इसको हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं। तो अगर इसका कॉमन रेशियो निकालने की बात करेंगे बच्चों तो ये 1/2² दैट इज 1/4 हो जाएगा, और डिवाइडेड हो जाएगा 1/1² दैट इज 1 ही हो जाएगा ये, यानी कॉमन रेशियो हो जाएगा हमारा 1/4। तो कॉमन रेशियो 1/4 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारा 1 ही है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे यूज करते हुए मैथमेटिक्स का यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये हमारा जो टोटल फोर्स आया, रिजल्टेंट फोर्स, के का वैल्यू आप यहाँ सेट कर सकते हो, ये 9 × 10⁻9 कर दिया, और यहाँ पे हमने 0.1 रखा है, और ये 9 है और 10⁻⁻6 है। अब इस पूरे को जो हम ऐड करने की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला से आता है हमारा फर्स्ट टर्म यानी 1 है अपॉन 1 माइनस आर। अभी हमने देखा कॉमन रेशियो 1/4 होता है, तो यहाँ पे 1/4 हमने 4 कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना है, 9 9 जा 81 इंटू यहाँ पे 10⁻9 है, 10 यहाँ पे -6 है। अगर इसको सॉर्ट आउट करोगे तो 10 हो जाएगा 3, 10⁻9 - 6, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, और इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ये 0.1 है, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं 1/4, 4 यहाँ एलसीएम लेके ऊपर चला जाता है हमारा, अब 4 - 1 यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब 3 से इसको हम लोग जो है कैंसिल कर सकते हैं, 3 से इस क्या कहते हैं 81 को हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा ये 27, और इधर हो जाएगा 10⁻3। अब ये 27 को हमने क्या करा, इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 का क्यूब को अगर हम यहाँ से एक 0 को अगर हम कैंसिल करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा हमारा, इसको यानी 10 का स्क्वायर कह सकते हैं। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लें, इतना न्यूटन फोर्स हमारा इस चार्ज पे लग रहा है, ये सारे पॉइंट चार्जेस के कारण। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, दिस इज द आंसर। इसको आप थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, पॉज करके इसको आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ मास m and charge q are suspended from a common point by 2 threads of the same length L, and it is found that thread makes an angle theta with the vertical when the spheres are in equilibrium the charge q is। बच्चों यहाँ कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर है, यानी 2 स्फीयर है जिनका शेप, साइज, वॉल्यूम एवरीथिंग सेम है, आइडेंटिकल है, और ये दोनों स्फीयर का मास मेंशन किया हुआ है m है, और दोनों पे चार्ज भी मेंशन है q है, और इन दोनों को हमने सस्पेंड कर दिया थ्रेड से, और वो थ्रेड का लेंथ यहाँ पे l है। अब इसको थ्रेड से लटका देने के बाद ये दोनों में सेम चार्ज है, दोनों में रिपल्जन होगा। जब दोनों स्फीयर रिपेल कर रहा है तो एक वर्टिकल एंगल से उन दोनों बॉल के बीच जो रिपल्जन होता है वर्टिकल एंगल के साथ ईच बॉल थीटा एंगल बनाता है। तो कह रहा है कि अगर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके रुका हुआ इस एंगल पे, तो कह रहा है कि उस स्फीयर्स में जो चार्ज है वो चार्ज कितना है। तो बच्चों इसको फिगर को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं ये कहना क्या चाहता है। यहाँ पे इसको हम लोग देख सकते हैं, ये मान लो कहीं ये उसका यहाँ से सस्पेंड कर रहे हैं हमने, एक स्फीयर इधर सस्पेंड हुआ और एक इधर की तरफ सस्पेंड हुआ। ये 2 स्फीयर यहाँ पे बच्चों लटकता होगा, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, ये 2 स्फीयर है। इन दोनों स्फीयर का मास मेंशन किया हुआ है, दोनों का मास m है और चार्ज q है, इसका भी मास m है, चार्ज q है। ये दोनों में सेम चार्ज होने के कारण दोनों में रिपल्जन होगा, ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। दूसरा ये है कि इसके mg यानी मास होने के कारण इसका जो mg वेट है हर एक का, वो mg वेट नीचे की तरफ काम करेगा।
अब ये बॉल दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, इतने डिस्टेंस में आके ये दोनों बॉल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया, एक वर्टिकल लाइन के साथ ये थीटा कोण पे आके इक्विलिब्रियम में है। ये एंगल हमारा थीटा है। अब ये देखना है कि ये जो बॉल है, किसी एक बॉल पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये जो बॉल है इक्विलिब्रियम में आकर के हवा में इस तरह से लटक रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम है तो कितने फोर्सेस इस पे काम करता है। तो बच्चों आप क्लास 11th में अगर पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, तो इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस अगर पढ़ा होगा तो उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि किसी बॉडी पे अगर 3 डिफरेंट फोर्स काम करे और तीनों नॉन कॉलिनियर हो, कोप्लेनर हो, नॉन कॉलिनियर और कोप्लेनर फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे काम कर रहा हो और वो बॉडी वहां से डिस्प्लेस नहीं होता है, यानी रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम फोर्सेस या इक्विलिब्रियम कंकरेंट फोर्सेस। तो इस तरह से ये बॉल अगर यहाँ पे आके रुका हुआ है, इट मीन्स कि ये जो फोर्सेस काम कर रहा है mg दैट इज फोर्स, और दोनों के बीच रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, और ये जो धागा से लटका हुआ है जिसको हम लोग धागे का टेंशन कहते हैं, यानी 3 फोर्सेस इस बॉल को इक्विलिब्रियम में ला के रखा हुआ है। एक उसका वेट दैट इज भार, धागे का टेंशन है थ्रेड का, और दोनों बॉल के बीच जो हमारा ये फोर्स काम कर रहा है रिपल्सिव फोर्स, ये फोर्स यहाँ काम कर रहा है। ये 3 कंपोनेंट ऑफ फोर्स मिल करके इसको इक्विलिब्रियम में रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान एक मेथड यूज करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है लैमिस थ्योरम। तो बहुत बच्चे लैमिस थ्योरम फिजिक्स में आप देखते होंगे डायरेक्ट वहां पे यूज कर दिया जाता है कि लैमिस थ्योरम से ये वैल्यू आ गया। तो मैं चाहता हूं कि इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं एक लैमिस थ्योरम का मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लैमिस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को आप समझ लें, और आप जो यूज करते हैं, अक्सर हम लोग इस तरह के सब में यूज करते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं फ्रॉम लैमिस थ्योरम। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि लैमिस थ्योरम क्या है, क्यों यूज करते हैं और ये कहां से है। तो थोड़ा सा टाइम लेकर के बच्चों इसको थोड़ा सा मैं रखते हुए लैमिस थ्योरम को मैं आपको बताना चाहता हूं। तो बच्चों लैमिस थ्योरम क्या है उसको ऐसे समझो। सपोज दैट कोई एक पार्टिकल है या बॉडी है, और इस बॉडी को 3 फोर्सेस, एक इधर और एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ये 3 फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहा है। दिस इज F1 एंड दिस इज F2 एंड दिस इज F3। ये 3 फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहा है, और ये बॉडी यही का यही है। इसका मतलब कोई भी फोर्स इस पर काम नहीं कर रहा है। इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स 0 है इसका मतलब। तो अब ये तीनों फोर्स के साथ कंडीशन क्या है, तीनों कोप्लेनर फोर्सेस होना चाहिए। कोप्लेनर फोर्स वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा, तो कोप्लेनर वेक्टर्स में होता क्या है, मोर देन 1 वेक्टर्स हैविंग सेम प्लेन। एक ही प्लेन में बहुत सारे वेक्टर जब रहते हैं तो उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। तो ये तीनों फोर्सेस हमारा कोप्लेनर फोर्सेस है, और ये तीनों के अपोजिट फोर्सेस के अपोजिट में हम लोग एंगल मान लेते हैं, ये अल्फा है, और F2 के अपोजिट में ये एंगल बीटा है, और इसके अपोजिट में ये एंगल गामा है। ये 3 एंगल को हमने बनाया, और ये 3 फोर्सेस हमारा काम करता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा यूज जो डायरेक्ट करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं। न्यूमेरिक्स में हम डायरेक्ट यूज करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम लैमिस थ्योरम, फ्रॉम लैमिस थ्योरम। F1 फोर्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 और जो फोर्सेस है कंपोनेंट्स, 2 और जो हमारा वेक्टर्स है या फोर्सेस है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका साइन से साइन अल्फा कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ अगर F2 फोर्स लेते हैं तो उसके अपोजिट में हमारा ये साइन बीटा आ जाता है, और उसके बाद यहाँ F3 करते हैं तो यहाँ पे साइन गामा आ जाता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए कि ये हम क्यों यूज करते हैं, कहां से लाते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि बस हम यूज कर रहे हैं, हम जान रहे हैं यूज करना। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पता होने से मजा आएगा आपको यूज करने में। तो हम लोग थोड़ा सा इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे,
थोड़ा सा इसको प्रूफ करने के लिए बैकग्राउंड में चलते हैं हम लोग वेक्टर का। अगर आपने वेक्टर पढ़ रखा है तो वेक्टर्स को जो हम ऐड करते हैं, जब मोर देन 2 वेक्टर्स होता है तो उसके एडिशन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन। हमारे पास 3 लॉ होता है वेक्टर एडिशन का। एक को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल, और एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और एक होता है लॉ ऑफ पॉलीगॉन। तो ये लॉ ऑफ पॉलीगॉन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कंपोनेंट वेक्टर्स मोर देन 2 हो, और अगर वेक्टर 2 हो तो उसके लिए हमारे पास 2 ही लॉ होते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन होगा तो इसको हम लोग करेंगे क्या, एक एक फोर्स को यहां से हम लोग अलग करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने एक फोर्स ले लिया F2 ले लिया हमने, ये F2 फोर्स ले लिया इधर की तरफ। थोड़ा ध्यान रखना है कि पैरेलल जिस तरह से वेक्टर है वैसे ही रहे। ये F2 ले लिया इधर, उसके बाद F3 को देखते हुए हम लोग F3 इधर की तरफ ले लिया, ये हमारा F3 हो गया। और F1 जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसको इधर की तरफ ले लिया। अब थोड़ा सा इसको यहाँ नाम दे देते हैं, दिस पॉइंट इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। इधर की तरफ जो वेक्टर है हमारा वो है F2, और इधर की तरफ जो वेक्टर है BC, ये वेक्टर हमारा है F3। उसके बाद इधर की तरफ जो वेक्टर है ये हमारा F1। ये 3 फोर्सेस हमारा यहां से अलग करने के बाद हमने एक पॉलीगॉन बना दिया। दिस इज पॉलीगॉन, ट्रायंगुलर फॉर्म है। पॉलीगॉन जो होता है मिनिमम 3 साइड्स का होता है बच्चों, तो ये मिनिमम 3 साइड्स का ये पॉलीगॉन है, यानी लॉ ऑफ पॉलीगॉन यूज होगा यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे ये एंगल्स जो है हमारे पास, ये एंगल्स का वैल्यू किस तरह से है वो बाद में डिसाइड करेंगे, यहाँ हमने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर को हम लोग प्रोसीडिंग ऑर्डर्स में चलते हैं। A to B चला हमने, A to B प्लस B to C चला, B to C, और ये इक्वल हो जाएगा। लॉ ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करें, यहाँ हमारा पॉलीगॉन ट्रायंगल बन गया। तो अगर हम इसको आगे चलते हुए ऑर्डर में चलते हैं A to B, B to C, देन जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो A to C रिवर्स में हो जाता है, A to C हो जाएगा। अब इस A to C का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें, C to A कर दें, तो ये वैल्यू हमारा माइनस हो जाएगा। A to B हमारा F2 है, और B to C हमारा F3 है, और इधर माइनस C to A हमारा F1 है। अब इस F1 को इधर कर लें तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, और ये हो गया हमारा 0। यानी तीनों वेक्टर्स का जो वेक्टर एडिशन है, वेक्टर सम है, वो 0 हो गया। अगर आप एरो दिखा सकते हो तो ऐसे हो जाएगा, अदरवाइज एरो को हम लोग अंडरस्टूड मानते हैं। तो अगर अब ये जो हमारा रिजल्टेंट आ गया तीनों का, इसको हम बारी बारी से करते क्या है, F1 एक बार F2 या F3 से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। इस F1 से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3, और इधर की तरफ अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, ये 0 है हमारे पास, 0 वेक्टर, तो ये वैल्यू हमारा डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब इसको अगर हम अंदर में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज है क्लास 11 में पढ़ा है वेक्टर में, तो वहां कह रहा है कि कोई भी वेक्टर अगर इटसेल्फ अपने के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो 0 वेक्टर हो जाता है। तो दिस बिकम 0 वेक्टर, उसको हम छोड़ देते हैं। अब ये F1 और F2 के बीच क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो F1 का मोड हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ F2 हो जाएगा, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन F1 एंड F2। F1 और F2 के बीच का एंगल क्या है हमारा, यहाँ पे गामा है, तो दोनों के बीच का एंगल का साइन यानी यहाँ गामा हो गया। उसी तरह से जब हम कोई 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को एक यूनिट वेक्टर मेंशन करना होता है n कैप। अब अगर हम n कैप यहाँ मेंशन करेंगे तो ये n कैप का डायरेक्शन बताना होता है बच्चों। तो इसके डायरेक्शन को बताने के लिए थोड़ा सा यहाँ चलते हैं, क्योंकि आपको वेक्टर्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादातर न्यूमेरिक्स में हम लोग वेक्टर का यूज करेंगे। यहाँ F1 F2 के बीच हमने यहाँ पे प्रोडक्ट करा है। अब यहाँ पे इस रिलेशन में देखते हैं, ये F1 वेक्टर हमारा ऐसे चला है, F1 वेक्टर बिल्कुल ऐसे चला है। इसको अगर इस फिगर से अगर हम लेते हैं, F1 ऐसे चला है,
और F2 इधर है। अब F1 F2 के बीच का ये जो एंगल है, F1 F2 के बीच का जो एंगल है वो है हमारा गामा। दिस इज गामा। हमने क्या करा, F1 क्रॉस F2 करा, F1 क्रॉस F2 करा, तो हम लोग दाहिने हाथ का जो 4 फिंगर्स होता है, 2 वेक्टर अगर है, दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B, और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो A क्रॉस B अगर करेंगे, A क्रॉस B, तो 4 फिंगर्स को हमको प्री फैक्टर में रखना होगा। A क्रॉस B में ये जो हमारा A प्री फैक्टर है, तो राइट हैंड का 4 फिंगर्स हम प्री फैक्टर में रखते हैं और इसको इस तरह से बेंड करें कि वो पोस्ट फैक्टर यानी B की तरफ इशारा करे, तो थंब जो हमारा होता है वो एन कैप होता है। तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पे अगर हम इस पर अगर हम 4 फिंगर रख करके अगर F2 की तरफ बेंड करेंगे तो थंब हमारा क्या होगा, बोर्ड से अप की तरफ होगा, उसको हम लोग एन कैप कहते हैं। दिस इज एन कैप। अब ये F1 का क्रॉस फिर F3 के साथ हो जाएगा, तो F1 का क्रॉस F3 के साथ हो जाएगा, तो हमारा मॉडुलस हो जाएगा F1 F3 साइन ऑफ एंगल बिटवीन। अब यहां हमें देखना है कि F1 और F3 के बीच का एंगल क्या है। F1 और F3 के बीच का एंगल यहां बच्चों यहां बीटा है। F1 और F3 के बीच का एंगल यहां पे बीटा है, तो यहां हमने इसके बीच का एंगल को बीटा रख दिया। ठीक, अब यहां पे हमको यूनिट वेक्टर एन कैप लेना है। तो अब यहां इस फिगर में देखते हैं, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन F1 और F3 के बीच हुआ है। अब इस F3 वेक्टर को बच्चों थोड़ा सा हम अगर इनहेंस कर दे, आगे की तरफ प्रोसीड कर दे, तो ये हमारा F1 इधर आउटगोइंग है और ये F3 इधर की तरफ आउटगोइंग है। तो इन दोनों के बीच का एंगल ये हमारा बीटा होता है। 2 वेक्टर्स जब भी प्रोडक्ट होता है, आइदर वो डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो वो जो हम एंगल लेते हैं वो एंगल हमारा वेक्टर्स के जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वो वेक्टर्स दोनों के लिए चाहे इनकमिंग होनी चाहिए या फिर आउटगोइंग होनी चाहिए। एक आउटगोइंग हो और दूसरा इनकमिंग हो, तो ये एंगल हम नहीं लेते हैं। फर्दर इसको हम और आउटगोइंग कर देते हैं, ये आउटगोइंग ये पोर्शन लेते हैं एंगल के लिए हम लोग डॉट और क्रॉस दोनों में। तो ये हमारा एंगल बीटा हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा, डायरेक्शन देखना पड़ेगा। प्री फैक्टर हमारा F1 है और पोस्ट फैक्टर F3 है। प्री फैक्टर हमारा F1 है बच्चों, ये F1 हमारा प्री फैक्टर है और F3 हमारा, ये जो F3 है ये पोस्ट फैक्टर है। तो राइट हैंड का 4 फिंगर हमको प्री फैक्टर यानी F1 में रखना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि इसको बेंड करेंगे तो इधर आएगा, तो हमको इस तरह से रखना पड़ेगा कि अगर हम इसको बेंड करें तो F3 की तरफ इधर इशारा करें, ये थंब हमारा वर्टिकली इनवर्ड हो जाएगा। एन कैप इसके लिए हमने वर्टिकली आउटवर्ड लिया है और यहाँ पे ये प्लेन में इनवर्ड हो जाएगा। तो सेम यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें, ये आउटवर्ड था, वही यूनिट वेक्टर इनवर्ड हो जाएगा, तो डायरेक्शन यहाँ उलट गया, तो यहाँ पे हम माइनस का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इधर की तरफ हमारा वैल्यू 0 आ जाता है। अब इस पूरे में अगर हम कॉमन आउट की बात करें बच्चों, तो कॉमन आउट में हमारा F1 आएगा, दोनों में F1 है, और ये यूनिट वेक्टर एन कैप को भी हम कॉमन आउट कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा F2 साइन गामा, और ये माइनस को बाहर करा तो ये हो जाएगा F3 साइन बीटा और इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ 3 फैक्टर है, एक फैक्टर फोर्स है, फोर्स तो ऑलरेडी काम कर रहा है, इट मीन्स के F1 0 नहीं हो सकता। दिस इज यूनिट वेक्टर, इट कैन नॉट बी 0, ये भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है तीसरा फैक्टर जो हमारा ब्रैकेट के अंदर है वो फैक्टर हमारा ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि अगर ये भी 0 नहीं होता है तो ये वैल्यू, इनका प्रोडक्ट वैल्यू पूरे का 0 कभी नहीं हो सकता। तो F2 अपॉन साइन बीटा, ये F2 साइन बीटा को इधर डिवाइड कर दिया, इधर की तरफ यहाँ F3 है अपॉन ये साइन गामा है। एक प्रूफ तो हमारा हो गया, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। इसी तरह से इसी वैल्यू को अगर हम F2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा अल्फा वाला फैक्टर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको सिमिलरली कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सिमिलरली इसको कह सकते हैं हम लोग सिमिलरली
सिमिलरली दूसरा भी हम दिखा सकते हैं, और ये हो जाएगा F1 अपॉन उसके अपोजिट एंगल, F2 अपॉन उनका अपोजिट एंगल साइन बीटा ऑलरेडी प्रूव्ड है, एंड F3 अपॉन उसके अपोजिट एंगल साइन गामा। बच्चों ये बर्नार्ड लेमी का दिया हुआ थ्योरम है जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको हम लोग अक्सर फिजिक्स में यूज़ करेंगे हम लोग। मैं चाह रहा था कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि ये जो थ्योरम लेके आते हैं, जो लॉ लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कैसे आ जाता है, थोड़ी सी जानकारी हो जाना चाहिए था। आपको इसके पीछे जाना नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज, आपको खाली जानने के लिए मैंने बताया। अब सो फार एज इसका एप्लीकेशन जो करेंगे हम उस न्यूमेरिक्स में, तो डायरेक्ट वो उसका एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग उसके जो दिए हुए न्यूमेरिक्स है उसमें हम लोग इसका एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। इसको यहां से कर देते हैं हम लोग डिलीट। ये हमारा जो न्यूमेरिक्स है, इस न्यूमेरिक्स को हम लोग यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ये जो बॉडी है या स्फीयर है, तीन फोर्सेस के अंडर में इक्विलिब्रियम में है। ये तीन फोर्सेस के बीच का एंगल को हम लोग थोड़ा सा मेंशन करते हैं। बच्चों ये 90 का एंगल होगा, और इस एंगल को अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये हमारा थीटा है और ये 90 है, तो 90 है तो ये दोनों का सम 90 हो जाएगा। तो 90 में थीटा निकल गया तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ओके, और ये एंगल हमारा 90 का होगा, ये एंगल भी 90 का होगा। अब हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल भी हमारा 90 का होगा, जिसको हम पाई अपॉन 2 कहते हैं। बेहतर होगा पाई अपॉन 2 ही रखते हैं हम लोग, पाई अपॉन 2 होगा। अब इस एंगल को निकालना है बच्चों। अगर यहां से यहां तक अगर हम आते हैं तो ये 180 हो जाता। 180 में ये एंगल हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 180 मीन्स पाई में माइनस करना पड़ेगा हमको पाई माइनस थीटा। अब हमारे पास ये सारे एंगल्स का वैल्यू निकल गया। अब अगर हम कहेंगे कि ये तीन फोर्सेस जो काम कर रहा है, तीन फोर्सेस के लिए उनके अपोजिट एंगल कौन है, तो सबसे पहले हम Fe फोर्स लेते हैं। Fe फोर्स अगर लेते हैं तो उसके अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। हमारे पास तीन फोर्सेस है ना, तीन फोर्सेस की बात हम लोग करते हैं। एक फोर्स हमारा इधर की तरफ है, एक फोर्स हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड है, और एक फोर्स हमारा इधर की तरफ है। तो ये तीन फोर्सेस हमारा काम कर रहा है। तो ये फोर्सेस के बीच का एंगल चाहिए Fe। तो अदर टू फोर्स, एक इधर है टेंशन और एक इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल हमें चाहिए। तो इन दोनों के बीच के एंगल के साथ हम साइन अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये एंगल हमारा यहाँ तक पाई माइनस 90 डिग्री, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा है। दिस इज पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, 90 डिग्री पाई अपॉन 2 होता है, एंड दिस इज पाई अपॉन 2। इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा प्लस पाई अपॉन 2 अगर करते हैं तो ये पाई अपॉन 2 और ये पाई अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा। नेक्स्ट, अगर हम इस mg को लेते हैं, दिस इज mg, ये भी फोर्स है, इनके अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, ये mg के अपोजिट ये एंगल हो जाएगा अदर टू फोर्सेस के बीच में। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा पाई माइनस, ये पाई अपॉन 2 है, दिस एंगल इज पाई अपॉन 2, दिस होल एंगल इज पाई 180। उसमें से ये एंगल हमने माइनस करा, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा माइनस करा। तो बेहतर है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अगर इसको सॉल्व कर लें तो थोड़ा सा वहाँ हमारा स्टेप बच जाएगा। तो ये हमारा पाई और माइनस पाई अपॉन 2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या थीटा पाई माइनस पाई अपॉन 2, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2। तो ये हमारा साइन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा हो गया। अब रह गया ये टेंशन ये भी एक फोर्स है, तो उसके अपोजिट का एंगल ये हो गया, और ये एंगल हो जाएगा हमारा 90, साइन 90 या साइन पाई अपॉन 2। ये फ्रॉम लेमिस थ्योरम लिया। अभी हमने जो थ्योरी बताया बच्चों लेमिस थ्योरम का, वहां से हमने इसको लिया, फ्रॉम लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम से हमने इसको लेकर के आया। अब इसको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा स्टेप्स में आगे चल करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे हमने Fe कहा,
तो ये एफ ई अपॉन साइन पाई माइनस थीटा, इसको हम साइन थीटा कहते हैं। ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, मैथ्स के जो बच्चे होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल फॉर्मूला वो पढ़ा हुआ होता है। तो ये कुछ फॉर्मूला अक्सर फिजिक्स के न्यूमेरिक्स में आते रहेंगे, तो बच्चे इसको आप देख लेंगे। बायो के बच्चे के लिए तो स्पेशली देखना रहता है। और दिस इज एम जी अपॉन ये साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा को हम लोग कॉस थीटा कहते हैं। दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज टेंशन अपॉन ये साइन 91 हो जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे बच्चों निकालना है कि जो चार्ज है Q, स्मॉल q दोनों पर, ये चार्ज कितना है और ये चार्ज हमको इस फोर्स से मिलेगा। तो हम लोग इन दोनों को फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये हमारा इस लैमिस थ्योरम का ये 3 पार्ट है। इन 3 पार्ट में हम वह 2 पार्ट को लेके आगे बढ़ेंगे जिसका हमें ज़रूरत है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम टेंशन मेरे से अगर डिमांड किया जाता, हमारे से क्वेश्चन में टेंशन मांगता कि धागे में कितना टेंशन होगा, तनाव होगा, तो थर्ड पार्ट से हम लोग टेंशन को इसके इक्वल कर लेते, आराम से टेंशन का वैल्यू मिल जाता है। तो बड़ा फ्रूटफुल थ्योरम होता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये एफ ई हो जाएगा एम जी अपॉन ये साइन थीटा, ऊपर चला जाएगा साइन थीटा और नीचे की तरफ हमारा कॉस थीटा है। तो अगर हम इसको कहें एम जी साइन अपॉन कॉस, ये टेन थीटा हो जाएगा। तो एफ ई का वैल्यू हो गया हमारा एम जी टेन थीटा। अब एफ ई को थोड़ा सा आगे चल करके लेके चलते हैं और हमारा सॉल्यूशन आराम से आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इसको यहाँ से आउट करके यहाँ हम लोग बनाते हैं जगह, इसको भी आउट कर दे। ये एफ ई का मतलब हो गया, एफ ई जो वैल्यू है ये हो गया हमारा के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू 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 स्क्वायर हो जाएगा अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां से यहां तक दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर हम x ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद ये वैल्यू हो गया एम जी टेन थीटा, टेन थीटा। चार्ज निकालना है तो यहां पे हम लोगों ने क्या करा, क्यू स्क्वायर कर दिया एम जी टेन थीटा अपॉन यहां पे के और यहां पे एक्स स्क्वायर। अगर यहां पे इसका स्क्वायर को हटाते हैं तो ये पूरा फिगर हमारा यहाँ स्क्वायर रूट बन जाता है। तो एम जी टेन थीटा के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ धागे की लंबाई L मेंशन किया हुआ है बच्चों। धागे की लंबाई जो है, दिस लेंथ जो है वो L है। तो यहाँ से हम लोग इस x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं और इस ट्रायंगल में हम लोग कोशिश करते हैं, इस ट्रायंगल में ये वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये मिल जाएगा, इसका डबल कर देंगे, x मिल जाएगा। तो कहाँ से मिलेगा, अब देखो ये एंगल ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है और ये लेंथ हमारा L है, दिस लेंथ इज L एंड दिस एंगल इज गिवन एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। और हमें ये चाहिए एंगल के अपोजिट साइड दैट इज परपेंडिकुलर, 90 अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, P और H दिया हुआ है। हम यहाँ साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर क्या हमारा x है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H होता है, हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ L हो गया। अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा L साइन थीटा। अब इस x को यहाँ से हम रिमूव करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू होना चाहिए वो डेटा में जो मेंशन वैल्यू है वही रहना चाहिए, कोई ऐसा अननोन वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो यहाँ m हमारा मेंशन है, मास दिया हुआ था, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा भी मेंशन है टेन थीटा, और k कूलम्स कांस्टेंट होता है, और x का वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ा।
यहाँ से हम लोगों ने ये जो वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू हमने x लिया है, तो इस वैल्यू को हम x/2 कहेंगे। दिस इज इनफैक्ट x/2, तो दिस इज x/2, x हो जाएगा ट्वाइस ऑफ l साइन थीटा। अब ये वैल्यू हो गया हमारा x² ट्वाइस ऑफ l साइन थीटा, इस पे होल स्क्वायर कर दिया, दिस इज होल स्क्वायर रूट। ये हमारा स्फीयर पर जो चार्ज है, यानी दोनों स्फीयर पर इतना इतना चार्ज मेंशन किया हुआ है, जो इस क्वेश्चन का डिमांड था। तो बच्चों, आज का मेरा जो क्लास है यहीं पे एंड होता है। इसमें कुछ हमने बेसिक चीज़ बताने की कोशिश करा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेहतर क्लियर हो, इसलिए हमने और आगे न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं करा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मेरा और भी जो इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक। इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, प्यार देते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। बेस्ट ऑफ